तो बच्चों आज हम चालू करने जा रहे हैं आपके सामने क्लास 10th के एसएसटी का एक चैप्टर है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। बहुत इजी चैप्टर है, कब शुरू हो जाएगा कब खत्म हो जाएगा ये आप भी नहीं जान पाओगे, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है। सर ध्यान से, एग्रीकल्चर आखिर होता क्या है, कृषि क्या होता है? तो कृषि एक ना प्राथमिक क्रिया है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश तौर पे मेनली हमारे लिए ग्रेन यानी कि फूड का प्रबंध करता है, ठीक है भाई। और साथ ही यह उद्योगों को कच्चे माल भी प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल जो आते हैं ना इंडस्ट्रीज को, जैसे आपका चीनी बनाने वाली फैक्ट्री, उनको गन्ना कहां से आएगा? एग्रीकल्चर से आएगा, ठीक है भाई। समझ भाई? तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोवाइड अस मेनली मेजर सोर्स ऑफ फूड एंड ऑल्सो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री। यानी कि एग्रीकल्चर एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए खाने का प्रबंध करता है और साथ ही साथ ये प्रबंध करता है कच्चे माल किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए। समझ में आ गया भाई यहां तक? पक्का? अब देखो, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे किसके बारे में कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, या इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर से पहले टॉपिक है आपका, सॉरी, नाम है इसका प्रोसेस ऑफ या प्रोसीजर इन एग्रीकल्चर, कि कृषि की प्रक्रिया क्या होती है। तो अगर हम बात करें ना कृषि कुल मिला के ना ये 5 से 7 प्रक्रिया है आपकी। सबसे पहला कृषि में क्या होता है आपका, हम करते हैं जुताई यानी कि प्लगिंग या टिलिंग भी हम इसे कह सकते हैं। प्लगिंग या टिलिंग या जुताई होती क्या है भाई? तो इसके अंदर ना हम मिट्टी को तैयार करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करना। लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज नोन एज प्लगिंग। मिट्टी को तैयार करना, मिट्टी को तैयार करना खेती करने के लिए पहला काम होता है। इसका जो सेकंड प्रोसीजर होता है वो होता है बुआई। बुआई मतलब बोना, बीज बोना, यानी जो सोइंग है ना, सोइंग इसके अंदर हम क्या करते हैं? तो HYB हायर क्वालिटी की जो बीज होते हैं, हायर यील्ड वैरायटी सीड्स, अच्छी क्वालिटी के हेल्दी बीजों को हम बोते हैं उस तैयार की गई मिट्टी के अंदर, ठीक है। देन थर्ड काम क्या होता है? निराई। निराई को हम कहते हैं विनोइंग। अब देखो निराई होता कैसे होता है, विनोइंग क्या होता है? आप सबने 8th क्लास का अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो आपने वहां पढ़ा था वीड्स के बारे में। वीड जानते हो ना, वीड क्या होता है? वीड हिंदी में हम बोलते हैं खरपतवार। खरपतवार आपके ऐसे घास फूस या ऐसे अनचाहे पौधे होते हैं जो हमारे फसलों के साथ उग जाते हैं, और अगर उन्हें हटाया नहीं गया ना तो हमारे फसलों के पोषक तत्वों को खा जाएंगे खुद ही। तो विनोइंग यानी निराई प्रोसेस में ये होता है हमारे पास कि हम क्या करते हैं? रिमूविंग द वीड्स यानी खरपतवार को हटाना। और जिन केमिकल का सहायता के द्वारा ये हटाया जाता है उसे हम कहते हैं वीडीसाइड्स। क्या कहते हैं? वीडीसाइड्स यानी कि खरपतवार नाशी। समझ में आ गया भाई? नाउ फोर्थ काम जो होता है, मिट्टी तैयार कर ली, बीज डाल दिया, बीड्स को हटा दिया। नाउ काम होता है हमारे पास सिंचाई करना। कौन सा काम है भाई? सिंचाई, इरिगेशन। आपको पता है सिंचाई का मतलब क्या है कि भाई फसलों को पानी पहुंचाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है, ठीक है। देन हमारे पास 5वां काम क्या होता है? हमने मिट्टी तैयार कर ली, हमने बना दिया, हमने बीज बो दिए, हमने वीड्स को हटा दिया, हमने पानी पहुंचा दिया। अब जो अगला काम होता है हमारे पास वो क्या होता है? खाद या उर्वरक डालना। यानी कि अगर हम बात करें तो मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। मैन्यूर और फर्टिलाइजर होते क्या है हमारे? खाद या उर्वरक होते क्या है? तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे फसलों में या हमारी मिट्टी का ना पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर आपसे दोनों में अंतर पूछता है तो खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो जो देखो, जो खाद होता है ना आपका मैन्योर, ठीक है, तो मैन्योर जो होता है वो बेसिकली हम ना अपने घर के आंगन में बना सकते हैं ऑर्गेनिक चीजों से, जैसे कि सब्जियों के छिलकों से, गाय के गोबर से, इन सब चीजों से, ऑर्गेनिक चीजों से, जैविक चीजों से। और जो आपका उर्वरक होता है फर्टिलाइजर, ये आमतौर पर मेनली बनता है किससे? केमिकल से, ठीक है। अब बात करते हैं कीटनाशक। फिर अब अगला काम होता है कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना, यानी कि भाई स्प्रेडिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स ना, यानी कि कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना, ठीक है। और देन लास्ट में होता है कटाई, यानी कि फसलों को काट लेना और काटने के पश्चात उनका वेयर हाउसिंग, भंडार कर लेना ताकि फसल खराब ना हो। तो ये सारे जो होते हैं आपके कहना कि कृषि की प्रोसीजर थे, ठीक है भाई ना। अगर हम बात करेंगे अगला जो टॉपिक होता है आपका वो होता है क्या, बहुत बढ़िया, कि कृषि का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्या है। देखो कृषि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया था कि ये सबसे पहला इंपॉर्टेंस, सबसे पहला काम तो इसका क्या है कि एक तो काम है इसका ये खाना प्रोवाइड करता है हमें, बट उससे पहला जो मेजर काम है हमारे पास वो ये है कि आप सबको पता है कि हमारे देश में ना ज्यादा बंदे कहां पे काम पे लगे हुए हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि इंडिया इज अ एग्रो बेस्ड कंट्री, यानी कि कृषि आधारित देश है भारत, जहां पर ज्यादा लोग यहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे देश की ना जीडीपी का, अच्छा आपको जीडीपी या मैं बताऊं, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और आप सबको पता होना चाहिए कि किसी भी देश की जीडीपी तब ग्रो करती है जब उस देश में कुछ भी चीज बनता है, प्रोडक्शन होता है। सुई से लेके रुई या चून से लेकर के बूंद,
जितना भी कुछ है ना सब जीडीपी में योगदान दे रहा है। कुछ भी चीज देश के अंदर बनती है वो जीडीपी में जाती है। और आप सबको पता है कि देश में सबसे ज्यादा चीज जो है ना वो बन कहाँ रहा है, इंडस्ट्री में तो उग रहा है। ठीक है भाई, तो यानी हम कह सकते हैं भाई यह देश के आर्थिक विकास यानी कि देश की जीडीपी को बढ़ाने में हेल्प करता है, क्योंकि यहां होता है प्रोडक्शन, और जब होगा प्रोडक्शन, जब होगा उत्पादन, तो देश की जीडीपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। समझ में? पहला इंपॉर्टेंस हो गया, समझ आया, यानी हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। आया समझ में? दूसरा काम क्या होता है, जनसंख्या के लिए भोजन उपलब्ध कराना। भोजन कहां से आएगा, यहीं से तो आता है हमारा। यानी कि हम कह सकते हैं ना आज जो इंडिया अपने आप को कहीं ना कहीं सेल्फ डिपेंडेंस मानता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेनेज, खाद्यान्न के मामले में, वो इसी कारण से हो पाता है। ठीक है भाई। तीसरा अगर हम बात बताएं तो उद्योगों के लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना, अगर मान के चलो हमारे देश में ना खेत नहीं होते तो हमें हर चीज के लिए कहां पे निर्भर रहना पड़ता, फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कच्चा माल प्रोवाइड कराता है ये। और देन होता है आपके पास क्या, रोजगार, रोजगार प्रदान करना। क्या ये, रोजगार प्रदान करना। ये रोजगार प्रदान करता है ना, हमारे देश में लगभग 58% बंदे यहीं पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और एक होता है क्या, व्यापार में योगदान है ना, ट्रेड में योगदान होता है ना। आम तो हम अपने यहां से बाहर भी व्यापार करें या एक राज्य वाला दूसरे राज्य में व्यापार करता है, तो ट्रेड में भी इसका योगदान है, व्यापार में भी इसका योगदान है। ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्रीकल्चर। ठीक है भाई। हाँ ना, अगला अगर हम बात करेंगे तो देखना वो क्या होता है, तो ये अगला हमारे पास वो होता है टाइप ऑफ फार्मिंग, यानी कृषि के प्रकार की अगर हम बात करें तो समझ के चलना, एग्रीकल्चर यानी जो आपका फार्मिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं आपके मेनली आपके 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के। सब्सिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह खेती, वाणिज्य फार्मिंग, वाणिज्य कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग, और देन होता है आपका लास्ट प्लांटेशन फार्मिंग यानी कि रोपण कृषि। अब तीनों में अंतर क्या है मैं बता दूं, ये भी आपके अलग अलग 2 तरीके के भी होते हैं। ठीक है भाई। तो कुल मिला के वैसे 3 है आपके पास, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कॉमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन फार्मिंग, यानी कि आपका निर्वाह खेती, वाणिज्य खेती और आपका प्लांटेशन फार्मिंग, रोपण खेती। अब देखो सब में है क्या, और तो हम बात करें जो आपका निर्वाह खेती है ना, निर्वाह खेती वो भी आपके ना 2 प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा होता है हमारे पास गहन जीविका कृषि। यानी कि आपका अगर हम बात करें तो गहन जीविका कृषि का मतलब क्या था इंग्लिश में, एक सेकेंड। तो बहुत बढ़िया आयुष जी, आपने सही कहा, इसको हम कहते हैं इंटेंसिव। क्या कहते हैं, इंटेंसिव। अच्छा, आपने प्रिमिटिव वर्ड का ना एक कहीं पे अगर आपने सुना हो, अगर आप लोग मूवी के शौकीन हो तो आपने सुना होगा प्रिमिटिव का मतलब कहाँ यूज किया जाता है। आप लोगों में किसी ने जीनियस मूवी देखी है? तो जीनियस मूवी में एक बंदा ने एक डायलॉग मारता है, जब वो स्टेज पे जाते हैं तो लड़का लड़की कंपटीशन करते हैं, तो वो बताता है ये हम सबको प्रिमिटिव मानते हैं। प्रिमिटिव मतलब होता है ना एक तरह से प्राचीनवाद, एक ऐसी विचारधारा के लोग जो पुरानी सोच वाले हैं, तो प्रिमिटिव मतलब, तो वही कह रहा है ना। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती कौन सी है, तो यह अति प्राचीन काल से की जाने वाली कृषि का तरीका है, और इसमें ना आमतौर पे जो खेती की जाती है ना वो ट्रेडिशनल टूल से की जाती है, प्राचीन उपकरणों से। वही भाई खाद के तौर पे गोबर का इस्तेमाल कर देंगे, वो हल चल रहा है, वो 2 बैल है उनके ऊपर टंग के चल रहा है, और बैल नहीं है तो फिर कल को बंदे ही चल 2 माँ पीछे खींच रही है, 2 लड़के ही खींच रहे हैं उसको, तो ये पुराना फिर तरीका। ठीक है भाई, समझ आया चीज, मदर इंडिया तो कह सकते समझ ये चीज। और इसके अंदर आपका ना वो भी आता है स्लैश एंड फार्मिंग भी आता है, यानी कर्तन व दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जैसे कि यहां बता रहा हूं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग, जिसे हम कहते हैं क्या, कर्तन व दहन कृषि। अब कर्तन व दहन कृषि क्या होती है, तो आप सबको पता है ना कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो कुछ घुमक्कर लोग होते थे जो एक जगह पे फिक्स नहीं रहते थे, तो वो जाते थे जंगल को एक जगह काटेंगे, जंगल को वहां पे उसको जलाएंगे, और जंगल को जलाने के बाद जो भी वहां से राख वाख निकलती थी उसका इस्तेमाल करते थे खाद के तौर पे, फिर वहां खेती करेंगे और कुछ समय के बाद फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसे हम झूम खेती भी कहते हैं, झूम फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है भाई, समझ चीज। तो ये है आपका प्रिमिटिव वाला, पुराने तरीके से खेती करना, पुराने उपकरणों के द्वारा खेती करना। ठीक है, और अब जो है हमारे पास वो होता है गहन जीविका कृषि, यानी कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब इसमें देखो क्या होता है समझ ध्यान से, तो इस प्रणाली में कृषि को ना आधुनिक बीजों, HYB सीड्स, आधुनिक मशीनों, आधुनिक मॉडर्न उपकरणों की सहायता से किया जाता है, और ये मेनली ना उस जगह पर होते हैं जहां पर पॉपुलेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। जब ज्यादा पॉपुलेशन होता है ना तो वहां पर हमें पता है, देखो एक चीज आपको ये बात तो माननी पड़ेगी, जो पुराने तरीके हैं ना वो हमें भले ही खाना हेल्दी देते होंगे,
बट उनसे प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता। जैसे मैंने बताया खाद जो है, जो खाद है आपका मैन्यूर, वो आप खेत जैसे कि गाय का गोबर डाल दो, ठीक है, गाय के गोबर से खाद तो अच्छा है, गाय के गोबर से जो फसलें भी आएगी ना वो भी बहुत शुद्ध होगी, बट वो उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे जितना केमिकल वाले चीज करते हैं, समझ ये चीज। तो इसलिए और पर क्योंकि आज हमारे देश में आज के टाइम में क्या जनसंख्या बढ़ रही है, तो अगर हम गाय के गोबर से करते नहीं खेती ना तो हो सकता है कि भाई उत्पादन उतना ज्यादा ना हो, इसलिए गहन निर्वाह खेती की तरफ आजकल हम लोग मूव कर रहे हैं। और ये आमतौर पे वहां होता है जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है, तो ज्यादा जनसंख्या हो जाती है ना तो हम ना पुराने तरीके को छोड़ करके हमें आधुनिक तरीका अपनाना पड़ता है, रासायनिक खादों का प्रयोग करना पड़ता है, रासायनिक चीजों का प्रयोग करना पड़ता है, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो इस प्रणाली में इन दिस फॉर्म ऑफ फार्मिंग क्या होता है हमारे पास कि बीजों आधुनिक उपकरणों का प्रयोग से खेती की जाती है, और यह देश के अधिकांश ऐसे देशों में होती है जहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो। समझ दोनों में अंतर आ गया? ठीक। अगर अगला बात करेंगे हम, तो ये होता है हमारे पास कौन सा, तो अब एक होता है वाणिज्य कृषि कौन सी होती है, समझना ध्यान से। तो वाणिज्य कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग कौन सी है? तो कॉमर्शियल फार्मिंग ऐसी होती है ना, इसमें फसलें मुख्यतः व्यापार के लिए उगाई जाती है। वाणिज्य, कॉमर्शियल, नाम ही से पता चल रहा है, वाणिज्य कृषि ऐसी कृषि जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो, बाजार में बेच करके लाभ कमाना। और निर्वाह खेती में क्या होता है, निर्वाह खेती में क्या होता है, इसका उद्देश्य बाजार में बेच कर लाभ कमाना नहीं है, बल्कि उतना होगा जितना खाओ, ठीक है। बट जो कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है वो बेसिकली इसीलिए की जाती है ताकि बाजार में बेच करके लाभ कमाया जा सके। दूसरा, इट रिक्वायर्स मोर कैपिटल। अब क्योंकि मैं बाजार के लिए उत्पादन कर रहा हूं तो इसमें ज्यादा कैपिटल चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पूंजी चाहिए, और प्लस में इसमें इंप्रूव टेक्नोलॉजी भी चाहिए होता है, यानी कि बेहतर तकनीक का भी आवश्यकता होता है। और तीसरा, आधुनिक बीज, HYV सीड्स। HYV सीड्स का फॉर्मूला बता रहा हूं बार बार, हायर यील्ड वैरायटी सीड, हायर यील्ड वैरायटी सीड्स, कि अच्छी पैदावार होने वाली बीजों का भी उपयोग इसके अंदर किया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें अगर अपना, अच्छा, और एक होता है आपका रोपण कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग, तो वो आमतौर पे ना वो भी है आपका बाजार में बेचने के लिए, बट उसके अंदर जो मेनली चीजें आते हैं वो कौन कौन सी आते हैं आपका, जैसे कि आप कॉफी उगाते हो, चाय उगाते हो, ठीक है, समझा चीज, जो रोप के उगाई जाती है, ठीक है, ऐसी चीजों को हम बात करते हैं। आमतौर पर जो बागवानी होती है उसको हम उसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है, समझा। हाँ, जो बागवानी होती है ना आमतौर पर उसको शामिल करते हैं, ठीक है। रोपण कृषि में कॉफी कहवा, चाय वाय ये सब आते हैं। अब बात करते हैं फसलों के रूप की बात करते हैं। तो देखो भारत के अंदर ना 3 तरह के फसल होते हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी, खरीफ और जायद। देखो रबी की फसल कौन सी होती है, तो रबी की फसल ना याद रखना उगाई जाती है सर्दियों में। कब उगाई जाती है? विंटर सीजन में। और मैंने इसके लिए ट्रिक बताई थी कि रबी किसका पर्यायवाची है? सूरज का। सूरज का पर्यायवाची हो। सूरज की आवश्यकता कब 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 चाहते हो कि सूरज आ जाए? सर्दियों में ना, तो इसलिए रबी की फसल कब उगती है? सर्दियों में उगती है, ठीक है। और जो टाइमिंग है इसका वो कब से है आपका? अक्टूबर से दिसंबर। और इसकी कटाई कब होती है? अप्रैल से जून। और मेजर कौन कौन से इसके फसल होते हैं? गेहूं, जौ, मटर, मस्टर्ड, सरसों यानी कि वीट, बार्ले, जौ और आपका पी, ठीक है। अब अगर हम बात बताएं तो दूसरा होता है खरीफ। तो खरीफ जो है वो उगाई जाती है वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में। कौन से सीजन में? रेनी सीजन में, यानी वर्षा ऋतु में। और अगर हम बात बताएं ना खरीफ, तो ख से खरीफ और ख से हो गई खांसी। खांसी कब होती है? बारिश में भीगने के बाद। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। ट्रिक मैंने इसी तरह से याद रखी आज तक। इस चीज को कब उगाया जाता है? मई से जून में। कटाई इसकी कब होती है? सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। कौन कौन सी चीज उगाई जाती है? आपकी पैडी हो गई, टर, मेज और आपका शुगर कैन, यानी कि आपका धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना, ये सारी चीज के अंदर उगाए जाएंगे। और अगर बात करते हैं जायद, तो जो इनके बीच का समय पीरियड रह जाता है ना, वो उसमें उगाए जाते हैं, जैसे कि अप्रैल से जून के बीच में उगाए जाएंगे। इनमें कौन कौन सा? आपके तरबूज, खरबूज, खीरा, ठीक है, वो हल्का सा गर्मी वाला मौसम, वो सब चीजों में उगाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, आया। अब अगर हम बात करेंगे, अच्छा, तो अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स कौन कौन से। देखो हमारे देश के अंदर, तो हमारे देश के अंदर अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें तो कुल मिला के 3 होते हैं। एक होता है आपका फूड क्रॉप, खाद्य फसल, एक होता है आपके पास कैश क्रॉप, नकदी फसल, और एक होता है आपके पास हॉर्टिकल्चर क्रॉप यानी कि बागवानी फसल। तो 3 तरह के मेजर क्रॉप्स हैं हमारे यहाँ, खाद्य फसल, नकदी फसल और आपका बागवानी फसल, यानी कि आपका फूड, कैश और आपका हॉर्टिकल्चर। फूड में कौन कौन से आते हैं आपके? गेहूं, चावल, मक्का, दाल, तिलहन यानी कि ऑयल सीड्स, ठीक है। फिर कैश में कौन कौन से आते हैं? नकदी फसल में कौन कौन से आते हैं? चाय, रबड़, कॉफी, जूट और कपास। और देन अगर हम बात करें फ्रूट में कौन कौन से आते हैं आपके? तो फल,
आपका सॉरी हॉर्टिकल्चर में कौन कौन से आते हैं बागवानी के अंदर, तो फल फूल और सब्जियां आते हैं, ठीक है। एक सेकंड, और क्या अभी बता रहे हो, इसमें एक चीज और है। सो हमने अभी बात कर लिया किसके बारे में कि आखिर 3 प्रकार की मेजर फसलें हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो जो कुछ ऐसी फसलें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पेपर के अंदर पूछ लेगा, जैसे आपसे बोल सकता है इसके बारे में बहुत बढ़िया भाई क्या नाम है इसका, जैसे राइस, चावल। तो चावल जो है वो मेनली कब उगाया जाता है आपका, जून से जुलाई में, जून से जुलाई। जैसे भी हमने यहाँ पर देखा था ना, कहाँ गया, पैडी, धान, ठीक है। तो मई से जून, जो तो जून से जुलाई के बीच में आपका ये बोया जा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है हमारे पास जो चावल है ना, तो चावल की बुआई होती है आपकी जून से जुलाई में, कटाई कब होती है, सितंबर से अक्टूबर में। और याद रखना इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए। कितना तापमान चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का तापमान चाहिए। और बारिश कितनी चाहिए, लगभग आपको 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब 100 सेंटीमीटर बारिश का मैं बता रहा हूं मैं, जैसे अगर आपने एक मग्गा रखो यहाँ पर और पूरे साल देखो कितना बारिश हुआ, और फिर बाद में नापना कि यहाँ तक उसका लेयर है ना, वो लेयर कहाँ तक गया है, 100 सेंटीमीटर गया, कितना गया है। तो इसे जो बारिश चाहिए वो कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें तो मेनली कहां पर उगाया था आपका, वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब, ठीक है भाई। वीट, गेहूं की बात करें तो गेहूं जो है आपका, वो मैंने बताया था कौन सा फसल है आपका, तो ये है रबी की क्रॉप, और ये उगाई जाती है आपकी नवंबर और दिसंबर के बीच में, ठीक है। और बात करें तो काटा कब जाता है, ये अप्रैल से मई में, और इसको तापमान कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ठीक है। और जो आपका और धान था उसे 25 डिग्री से ऊपर, ठीक है भाई। और बात करें तो इसको बारिश की कितनी चाहिए आवश्यकता, तो केवल 50 से 75, क्योंकि आप समझ सकते हो देखो जो ये जो टाइम पीरियड है ना, जून से जुलाई, इसके हमारे देश में बारिश होने लग जाती है। तो धान को चाहिए बारिश कितना, 100 सेंटीमीटर से ऊपर, और इनको चाहिए बारिश कम, कितना चाहिए, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में। और ये कहाँ उगाए जाते हैं आपके, तो पंजाब हो गया आपका, हरियाणा हो गया, और आपका यूपी हो गया, और बिहार हो गया। फिर वही मेज बात करें, मेज मतलब क्या होता है आपका, मक्का। मक्के की बात करें तो जून से जुलाई में बोया जाएगा, सितंबर अक्टूबर में ये काटा जाता है। तापमान इसको कितना चाहिए, 21 से लेकर के 27 सेंटीमीटर। पानी की बात करें तो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में। और कहां पर उगाया जाता है, मेनली कर्नाटक, यूपी एंड बिहार में। शुगर कैन, गन्ने की बात करें तो गन्ना जो आपका कब से कब तक, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में, दिसंबर से मार्च में ये काटना शुरू हो जाता है हमारे पास। और अगर हम बात बताएं तो 21 से 27 सेंटीमीटर इसको चाहिए। पानी इसको चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर। कहां पर उगाया जाता है आपका, महाराष्ट्र और कर्नाटका में। चाय की बात करें तो चाय अप्रैल से जून में भी बोया जाता है, और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भी बोया जाता है, ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 7 से 12 दिन में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें तो तापमान को कितना चाहिए, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 29 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और अगर बात करें तो बारिश इनको चाहिए होता है 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में। इसलिए आप देखोगे ना, तो जो आपका क्या कहते हैं उसे, सब में एक इलाका है ना, कौन सा, अरे यार नहीं यार, दार्जिलिंग, ज्यादा मेनली बारिश वाले इलाके होते हैं वो सारे, ठीक है। और इनको भी बारिश सीधे नहीं चाहिए होता, ये मेनली ढलान वाले इलाके पाए जाते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्रों पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ज्यादा पानी चाहिए तो नीचे से पौधे इनके गलने लग जाएंगे, तो ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए, पर बारिश चाहिए इनको, ठीक है। और अगर बात करें तो असम और वेस्ट बंगाल में ज्यादा प्रेफर करते हैं ये। और बात करते हैं अगर कॉटन की, तो कॉटन जो है आपका, कॉटन चाहिए होता है ना आपका, इसको चाहिए, कॉटन को चाहिए कौन सी मिट्टी, काली मिट्टी चाहिए होती है, ठीक है। कपास काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल में उगती जाता है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये कब बोया जाता है आपका, तो जो ये आपका बोया जाता है ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग समय पे कभी कभी बोया जाता है उनके टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। और बात करते हैं इसको, और अलग अलग समय पे इसको काट भी दिया जाता है। तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस को चाहिए होता है। और अगर बात करें तो बारिश को कितना चाहिए, 50 से 120 सेंटीमीटर। और काली मिट्टी अपने देश में जहां पाई जाती है तो मेनली आपका गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, आप देख सकते हो इन इलाके में ये पाया जाता है आपका, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। जूट की बात करें तो देखो, जूट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द गोल्डन फाइबर, जो सुनहरा रेशा है उसे वो क्या है हमारे यहाँ, तो जो सुनहरा रेशा होता है ना, गोल्डन फाइबर, वो आपका जूट होता है, ठीक है। और ये आपकी बात करें तो ये फरवरी, ये क्या जाता है, ये आपका सो इन फरवरी ऑन लो लैंड एंड मार्च। देखो जो आपके नीचे वाले इलाके होते हैं उनमें आपका ये उगाया जाता है फरवरी में, और जो ऊपरी इलाके हैं उनमें कब उगाया जाता है, ये मार्च से लेकर के मई में, ठीक है। और जुलाई अक्टूबर में इसको कटाई की जाती है। तापमान 25 डिग्री से ज्यादा चाहिए इसे, बारिश चाहिए 160 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में। और अगर बात करें तो देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, हमारे देश में ना आजादी के समय सबसे ज्यादा जूट भारत में होता था, ठीक है।
बट आजादी के समय ना बंगाल वाला जो पार्ट था ना आपका, वेस्ट बंगाल वाला पार्ट, उसमें से एक हिस्सा कट के कहां चला गया आपका, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में हमारे देश के ना बहुत सारे जूट के जो इलाके थे वो चले गए। तो आप ये समझ सकते हो कि वेस्ट बंगाल में जूट की ज्यादा खेती होती है, फिर आपका असम और बिहार, और इसे हम गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ठीक है, समझ आया चीज। अब आपको ना एक चीज और बतानी है मुझे, वो ये है आपके पास कुछ जो मेजर कॉम्प्लेक्स हैं आपके जो एनसीईआरटी से बिलोंग करेंगे, ये बच्चा इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए समय के साथ साथ कृषि क्षेत्र में। अगर आपसे बोलता है ना कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन सुधार हुए हैं, तो आप समझना कृषि क्षेत्र के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ना समय के साथ साथ दो सुधार किए गए हैं, दो तरीके से। एक होता है आपका टेक्निकल प्रौद्योगिकी और एक होता है आपका संस्थागत सुधार, जिसे हम कहते हैं क्या, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म वो होते हैं जो सरकार के द्वारा किए जाते हैं। अगर आपसे पूछते हैं ना कृषि क्षेत्र में संस्थागत सुधार कौन से हैं, तो हम कहेंगे ऐसे सुधार जो किसने किए हैं, देश की सरकार ने। और तकनीकी सुधार कौन से होते हैं आपके, प्रौद्योगिकी वाले। तो तकनीकी सुधार ऐसे सुधार होते हैं टेक्नोलॉजिकल, जो कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके करते हैं। तो अगर मैं इसको ना यहां लिखाना चाहूं आपको, तो ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है तो आप ऐसे कहोगे कि भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं ना कृषि क्षेत्र संबंधी सुधार, कृषि क्षेत्र संबंधी सुधार, यानी अगर हम बात करते हैं रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो हम बात करते हैं यहां पर कि दो तरह के रिफॉर्म्स होते हैं कुल मिला के। ठीक है, दो तरह के रिफॉर्म्स होते हैं। एक होता है आपका टेक्निकल रिफॉर्म, जिसे हम कहते हैं प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी सुधार, और एक होता है आपका कौन सा, इंस्टीट्यूशनल, जिसे हम कहते हैं कौन सा सुधार, संस्थागत सुधार। ये बेसिकली क्या था, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। ठीक है, तो देखो दोनों में समझना, 5-5 पॉइंट बताया तो आपको समझना, मैं 11th के बेस पे आपको थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपको लिखने में बहुत सारा अच्छा मिल जाए पॉइंट। ठीक है, कंटेंट मिल जाए आपके पास लिखने के लिए। तो देखो तकनीकी सुधार के अंदर ना क्या है, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना, जैसे HYB सीड्स का इस्तेमाल करना। HYB सीड्स मतलब क्या होते हैं आपके, हायर यील्ड वैरायटी सीड्स, यानी अधिक उपज देने वाली बीजों का उपयोग करना। दूसरा होता है आपके पास केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना। केमिकल फर्टिलाइजर मतलब क्या होता है, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना, जिसमें आमतौर पे ज्यादा मात्रा में क्या हो, ज्यादा मात्रा में पोटास हो या ज्यादा मात्रा में आपका क्या हो, उसके अंदर क्या कहते हैं, नाइट्रेट ज्यादा पाया है। ठीक है, नाइट्रोजन। अब अगर हम बात करते हैं हमारे पास तीसरा जो सुधार किया गया है टेक्निकल बेस पे, तो वो ये किया गया है क्या, कि मॉडर्न टूल्स इन फार्मिंग, यानी फार्मिंग में ना क्या किया गया है, मॉडर्न टूल्स को अप्लाई किया गया है। मॉडर्न टूल्स समझते हो ना, आधुनिक यंत्र, जैसे क्या क्या हो गया आपका, हार्वेस्टर, ठीक है, थ्रेसिंग मशीन हो गई आपकी, ठीक है, समझ, ट्रैक्टर हो गया। तो ये सारे मतलब आमतौर पे अपना नए नए आधुनिक चीजों का प्रयोग करना। तो आप समझ आया। तो तकनीकी सुधार का मतलब ये होता है ना, बेसिकली अगर आपसे बोलता है कि व्हाट डू मीन बाय द टेक्निकल रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड, तो हम कहेंगे कि कृषि क्षेत्र के अंदर तकनीकी सुधार का मतलब होता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना लोगों का, फार्मर्स का, उसमें परिवर्तन लेके आना। कि पहले के टाइम पे हम कैसे करते थे खेती, पुरानी चीजों की परंपरा से, पुरानी चीजों से, आज उस समय अब क्या करना है, आपको नई चीजों का प्रयोग करके, आधुनिक चीजों का प्रयोग करके खेती करना है। ठीक है, और अगर बात करें सरकार के द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं, तो ये थोड़ा सा मेजर होता है आपका कि सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं इसके लिए। सॉरी, ठीक है, तो सरकार ने कौन कौन से काम किए, तो ये समझना ध्यान से, इसके बारे में पूछ सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन भी ऐसे पूछना है कि सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं, तो सरकार ने कई सारे काम किए हैं। पहला काम अगर हम सरकार की बात करें, तो जो पहला काम होता है आपका, सरकार ने सबसे पहला काम किया वो है आपका कॉन्सोलिडेशन, जिसको हम कहते हैं क्या, चकबंदी। क्या कहते हैं, चकबंदी। अब देखो कॉन्सोलिडेशन यानी कि चकबंदी होती क्या हमारे पास, तो एक से रुकना बताता हूं। तो जो सरकारी सुधार थे ना, उसमें कौन कौन से आते हैं आपके, तो देखो सबसे पहला होता है आपका कॉन्सोलिडेशन, जिसको हम कहते हैं चकबंदी। अब देखो चकबंदी होती क्या, समझना ध्यान से। अगर आपसे पूछ ले ना कि चकबंदी क्या है, तो चकबंदी का मतलब होता है क्या, कि पहले के टाइम में पता है क्या थे, किसानों के खेत ना बिखरे बिखरे थे। जैसे कि मान के चलो कि एक किसान है, उसके पास ना 4 एकड़ की जमीन है। कितने एकड़ की जमीन है, 4, और 4 में से चारों अलग अलग जगह पर है। एक मान के चलो लाल मंदिर पे हो गया,
एक चला गया इंदर इनक्लेव, एक चला गया अगरनगर, ऐसे होते थे बिखरे बिखरे। अब जब ज्यादा बिखरे बिखरे खेत होते हैं ना, यानी स्कैटर्ड फील्ड्स हमसे कहते हैं इंग्लिश में बात करें तो, ठीक है। जब किसानों के खेत बिखरे बिखरे होते हैं तो उसमें क्या होता है, किसानों को टाइम ज्यादा लगेगा कि हर जगह जाकर के भाई सिंचाई करो, हर जगह जाकर के खेती करो, टाइम भी ज्यादा लगता था और पैसे भी ज्यादा लगते थे। तो ऐसे केसेस में हुआ ये है हमारे पास कि अब सरकार ने ना किसान, तो फिर उस समय किसान करता क्या था, 4 खेतों में से 3 खेतों पे खेती करेगा, 1 खेत पे नहीं कर पाता था। तो अब क्या होगा, किसानों ने क्या, सरकार ने क्या किया, तो किसानों को ना वो 4 एकड़ की जमीन एक ही जगह पर ला करके दे दी, जिससे किसानों का समय बचे और किसानों को लागत भी कम आए। समझा भाई ये चीज आया? तो कंसोलिडेशन का आपको समझ आ गया ना कि भाई ब्रिंग दी ऑल स्कैटर्ड फील्ड एट अ सिंगल प्लेस, ठीक है, यानी कि सारे बिखरे बिखरे खेतों को एक जगह पर लाकर रख देना, वो क्या कहलाता है आपका, चकबंदी कहलाता है। क्या कहलाता है, चकबंदी। दूसरा जो था, सरकार ने क्या काम किया है, तो सरकार ने काम किया है क्या, मध्यस्थों को हटाया है, मध्यस्थों को हटाना। अब देखो मध्यस्थ कौन होते हैं, समझना ध्यान से, मध्यस्थ मतलब मीडिएटर्स, मीडिएटर्स को रिमूव किया है। मीडिएटर समझते हो ना क्या होता है आमतौर पे? देखो पहले के टाइम में क्या होता था, किसान ना जब फसल बेचने जाते थे ना अपने, तो जब ये अपना फसल बेचने जाते थे तो आमतौर पे देखो सरकार, कुछ सरकारी गोदाम होते हैं, कुछ सरकारी बाजार होते हैं जहां पर ना किसान जाकर के अपना फसल बेच सकता था। बट पहले के टाइम में पता है क्या होता था, पहले के टाइम में देखना होता क्या था हमारे पास, जब किसान ना अपना फसल बेचने जाते थे ना, तो उस समय जो पार्ट होता था वो ये होता था हमारे पास कि किसानों के गांव से एक तो भाई बहुत दूर होता था सरकारी मंडी, किसानों का घर मान के चलो यहां पर है तो यहां से 10 किलोमीटर दूर जाकर के क्या होगा, सरकारी मंडी होती थी। अब जब किसान वहां पर बेचने आता था ना, तो वहां पर भाई वो सरकारी मंडी वाला, वहां पे रेट चलता था 25 रुपए कि भाई आपका गेहूं हम 25 रुपए में खरीद लेंगे। और ये जो रेट होता था ना, ये मार्केट में चल रहे रेट से बहुत ज्यादा होता था, याद रखना। मार्केट में अगर 20 का मिल रहा होगा ना, तो सरकार कितने में खरीदेगी किसानों का गेहूं, 25 का खरीदेगी। बट वहां पर जो मार्केट में, उस मार्केट के अंदर, उस गोदाम में जो सरकारी कर्मचारी बैठा था ना, वो पता क्या कहता था, वो कहता उसको बहाना मार देता कि भाई बोरी नहीं है, वो देखो लीकेज हो रहा है, देखो बारिश है, ले जाइए माल, कल परसों आइएगा। तो वो बंदा जो 10 किलोमीटर चलकर आया है, समझ रहे हो ये चीज, वो बंदा 10 किलोमीटर चलकर आया है, क्या वो दोबारा से वहां पर कल आएगा, परसों आएगा? हो सकता है भाई रास्ते में चोरी चकारी हो जाए, कुछ भी हो जाए ना। तो इसलिए फिर पता है वो क्या करता था, वो जाता था बाहर, और वहां पर ना बाहर बैठे होते थे मीडिएटर्स, मध्यस्थ लोग, कि भाई तो क्या हुआ, सामान नहीं खरीदा क्या उन लोगों ने, अरे कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बेच दो, मार्केट में 20 चल रहा है, हम तुम्हें 21 दे देते हैं। समझ ध्यान से। तो भाई किसान क्या करता था, 21 में उसी मीडिएटर्स को बेच के अपना 4 रुपए का नुकसान आगे मुंह में आगे घर चला जाता था। और फिर जैसे हो जाता था ना, उसके बाद पता क्या होता था, वो जो सरकारी कर्मचारी था वो आता था उसके पास, वो बोलता अरे कितने का खरीदा माल, तो कहता था 21 का। तो वो कहता था ले मैं तो 23 दे रहा हूं, पूरा माल गोदाम में रखवा दे, तुझे भी 2 रुपए का फायदा हो गया, और वो सरकारी रिकॉर्ड में कितने का दिखा देगा, 25 का, और उसको भी कितने का फायदा हो गया, 2 रुपए का। ये होता था मीडिएटर वाला काम, ठीक है। नुकसान किसानों को और बाकी सारा फायदा कौन कमा रहा है, सरकारी कर्मचारी भी कमा रहा है और मीडिएटर भी कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अब इसको हटाया। समझ, 2 काम आया इसमें। सरकार ने एक और काम क्या किया, तो सरकार ने ना किसानों को, देखो आज के टाइम में हमारे देश में किसानों की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है, उनके पास पैसे नहीं है, कर्ज। और आज देखोगे तो बहुत किसान जो है सुसाइड लगा करके मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार ने एक और काम ये किया कि उन किसानों को ऋण प्रोवाइड किया है, ऋण दिया है, और कईयों के ऋण जो है वो माफ भी किए हैं, ठीक है। यानी कि प्रोवाइड किया है लोन्स, एंड उनको क्या किया है, उनको माफ भी कर दिया, ठीक है। यानी कि उनको फ्री भी कर दिया है लोन से, यानी लोन फ्री भी उनको कभी कभी कर दिया गया, ठीक है। प्लस में सरकार के द्वारा एक और काम क्या किया गया है, तो इरिगेशन की व्यवस्था की गई, सिंचाई की व्यवस्था करवाई गई है, ठीक है। हाँ, एक और है हमारे पास देना, सरकार ने एक और काम किया है, वो क्या काम था, तो सरकार ने एक और काम किया गया है, इरिगेशन फैसिलिटी लेकर आए हैं, यानी कि सिंचाई की व्यवस्था करवाई है सरकार ने, नए नए नहर बनवाए हैं, ठीक है, ताकि किसानों को सिंचाई कोई समस्या ना हो। और एक और जो होता है ना, अब एक आपका होता है, वो होता है एमएसपी। तो अगर एमएसपी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे, एक बार ये आप समझ सकते हो, अगर आपसे पूछता है सरकार ने एक और काम किया है, वो था आपका एमएसपी। अब एमएसपी देखो क्या होता है, समझना ध्यान से, इसका हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत। अब देखो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वैसे होता क्या है, समझना ध्यान से। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है आपका, नाम में मिनिमम है, सबसे कम, बट होता ये मैक्सिमम है। यानी कि किसानों को उनकी फसल के बदले मार्केट में चल रहे प्राइस से ज्यादा प्राइस देकर के उनसे सामान खरीदना क्या कहलाता है, एमएसपी कहलाता है। समझ चीज, मतलब मान के चलो मार्केट में चल रहा है गेहूं का 20 रुपए,
तो सरकार ने रेडियो पे अनाउंस कर दिया कि भाई इस बार किसानों के लिए एमएसपी रखी गई है 25 रुपए, यानी कि किसान जो है वो अपनी फसल कितने बेचेगी, 25 में एमएसपी पे। पर हमारे देश का एक सच बात यह है कि किसान कभी भी एमएसपी पे माल बेच ही नहीं पाता। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था ना, वो यही चला था कि सरकार कह रही थी कि भाई हम एमएसपी को इंप्रूव कर रहे हैं, तो किसान ने कहा भाई आज तक हमने एमएसपी पे तो माल बेचा ही नहीं। हमारे देश का एक डाटा बताता है कि 100 में से केवल एक किसान ही ऐसा है जो एमएसपी माल बेच पाता था, बाकी सब बाहर जाके माल बेचते थे। समझ ये चीज आई। तो एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत, यानी कि किसानों को उनकी फसल के बदले बाजार में चल रहे कीमत से, बाजार में चल रहे कीमत से ज्यादा कीमत पर उनका फसल खरीदना, ठीक है भाई, समझ आया भाई। एमएसपी मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस प्राइस से ज्यादा कीमत पर उनसे क्या किया जाएगा, उनके फसलों को, क्रॉप को खरीदा जाएगा। ठीक है भाई, ये होता था आपका एमएसपी। तो समझ में आया आपका, दोनों तरीके के रिफॉर्म्स आ गए आपके। जो आपका कौन सा था, एक तो था आपका टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या था भाई, अच्छी बीजों का प्रयोग करना, अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, मॉडर्न मशीन्स का इस्तेमाल करना। और सरकार ने क्या काम किया है, तो चकबंदी का समझ में आ गया आपको। चकबंदी क्या है, तो चकबंदी का मतलब यह है कि जो भी किसानों के बिखरे बिखरे खेत हैं उन सबको एक जगह ला करके दे देना। दूसरा था मध्यस्थों को हटाना, मीडिएटर्स को हटा दिया गया, जिससे कहीं ना किसानों को नुकसान होता था। मैंने बताया अभी एग्जांपल ये था आपको, बाजार वाला सरकारी मंडी में गए, सरकार ने मना कर दिया खरीदने से, सरकारी बंदे ने, तो बाहर जाकर के बेच देता था। फिर मैंने बताया किसानों को ऋण दिया जाता है और उनका कई बार उनका कर्ज माफ भी किया जाता है। फिर एक था उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था करना, ठीक है, इरिगेशन सिस्टम बेटर करना, और एक था आपके पास एमएसपी। ठीक है भाई, तो ये जो है आपका पूरा जो चैप्टर है ना, वो यही है आपका। ठीक है, क्या अरे इसका इंग्लिश में कर तो लेगा भाई, ठीक है, सुनाया चीज, हाँ ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज था, अगर आप सरकार के बारे में बात कर सकते हो, तो सरकार ने क्या किया है, तो किसानों के लिए ना कहते हैं ना किसान क्रेडिट कार्ड को भी लागू किया, जिसमें किसान जो है आपका किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें किसान जो है ना, यानी कि फार्मर्स क्रेडिट कार्ड भी लागू किया, जिससे किसान जो है वो, जैसे हमारा क्रेडिट कार्ड होता है ना कि उधार पे हमें कुछ भी मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं इससे ना किसानों को उधार पर खाद वाद, उधार पर बीज मिल जाएंगे। ठीक है भाई, समझा चीज। और एक इंटरेस्ट पे करने पे क्या करते रहे, या फिर उनका वो या तो पूरा पेमेंट कर दे या फिर एक इंटरेस्ट पे करते रहे हर महीने, और जब हो सके वो पूरा पेमेंट कर सकते हैं उसके बाद में। ठीक है, समझा चीज। और एक और था PAIC है क्या, समझना ध्यान से। तो PAIC होता है पर्सनल एक्सीडेंट, PAIS है इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम का मतलब होता है हमारे पास कि व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जो किसानों को सहायता देने के लिए बनाई गई है। तो अब अगर आपसे पूछता है कि सरकार ने क्या काम किया, तो बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। सरकार ने चकबंदी किया, कंसोलिडेशन, उनके बिखरे खेतों को एक जगह पर लाकर दे दिया। सरकार ने किया है मीडिएटर्स को हटा दिया है, ताकि किसानों को उनके फसलों का वाजिब दाम मिल सके। ठीक है, तीसरा किसानों को ऋण दिया गया और कई बार उनके लोन को माफ भी किया गया है। प्लस में इरिगेशन यानी कि सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की गई है। देन अगर हम बात करें तो उनके लिए एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसमें किसानों को उनकी फसलों के बदले मार्केट में चल रहे दाम से ज्यादा दाम दिया जाएगा। एक था आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड, यानी अगर हम बात करें तो क्या है इसके अंदर, ये किसानों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिससे अपने उनके पास अगर पैसे नहीं है तो खाद या बीजों को खरीद सकते हैं उधार पर, और जब चाहें तो या तो ब्याज पे करें उसका, या तो पूरा भुगतान भी कर सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो एक होता है PAIS, किसानों को सपोर्ट करने के लिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी बनाई गई है, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, जो किसानों के फायदे के लिए बताई गई थी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज आपके पास एनसीईआरटी में दे रखा है, तो जो एनसीईआरटी का फोल्डर है ना आपका, वही क्या कहता है आपके पास समझना, इसमें बताया गया ना भूदान के बारे में। समझो, इस बारे में कुछ एमसीक्यू से पूछ सकते हैं आपके पास कि जैसे मैंने कहा, आपके पास जो एनसीईआरटी का फोल्डर दे रखा था, इसके अंदर आपको बताया भी गया है किसके बारे में, गांव है, जहाँ पे गांव का नाम दे रखा है, आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू के अंदर। और ये गांव का नाम क्या है आपके पास, तो ये गांव का नाम है आपका पोचमपल्ली। ठीक है, तो बात होता है क्या, समझना ध्यान से। कहते हैं ना कि आपको पता होगा कि गांधी जी के ना एक बहुत बड़े सपोर्टर थे, या गांधी जी के साथ ना, या हम कह सकते हैं उनके सामाजिक आंदोलन के अंदर, समाज कल्याण के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए उनके बहुत बड़े समर्थक थे, जिनका नाम था आचार्य विनोबा भावे।
अब आचार्य विनोबा भावे ने क्या किया, तो जब गांधी जी मर जाते हैं तो गांधी जी के मरने के पश्चात इन्होंने गांधी जी के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लिया कि आखिर हमें करना क्या है, हमें ना गांधी जी वाला जो बात है, तो गांधी जी हमेशा से ना कहीं ना कहीं गाँव के लिए बहुत कुछ किया। गांधी जी हमेशा से गांव के लिए बहुत कुछ करते थे, गांव में हाइजीन कैसे रहे, गांव में स्वच्छता कैसी रहे, गांव के लोग कैसे खुशहाल रहे, इनके लिए। क्योंकि हम जानते हैं ना गांधी जी का एक आंदोलन भी हुआ था चंपारण वाला, जिसमें किसानों के लिए बात कही गई थी, ठीक है। तो वही अगर हमारे पास बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे ना एक आचार्य विनोबा भावे थे, तो जब गांधी जी मर जाते ना तो उन्होंने क्या किया, ये ना पूरे साल तक गाँव में घूमते रहे, मतलब पूरे साल उन्होंने भारत की ना पैदल यात्रा की, भारत की पद यात्रा की। और पद यात्रा करते हुए ना एक बार ये पहुंच गए कौन से गांव में, तो पोचमपल्ली गांव में, पोचमपल्ली गांव में। और वहां पर जब ये पहुंचे ना तो वहां पर क्या थे कि एक व्यक्ति, कई सारे गांव के किसान जब वहां पे भाषण दे रहे थे ना ये, तो कुछ गांव के किसान लोग आए, उन्होंने कहा कि देखो भैया, भाषण देना तो बहुत सिंपल है, अगर आपके अंदर है इतना ही सोचता हमारे लिए, तो एक काम करो, हमें कुछ भूमि दान में दे दो, हम खेती करके दिखाते हैं। तो उस समय आचार्य विनोबा भावे ने क्या कहा, ठीक है हम ऐसा करेंगे, बट आप लोग हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग, देखो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती क्या है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सहकारी खेती। अब देखो सहकारी खेती होती क्या है, तो सहकारी खेती का मतलब होता है ना कि गांव के कुछ लोग ना मिल करके खेती करेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आज के टाइम में सोसाइटीज होती है ना, सब लोगों ने सोसाइटी खुलवा रखा होगा, दिवाली के समय वहां पे गिफ्ट भी मिलता है। तो जो सोसाइटीज होती है ना आज के टाइम में, कि भाई उसमें क्या होता है, कई सारे मेंबर्स होते हैं, सब मिलकर जाके थोड़े थोड़े पैसे जमा कराएंगे, और जिसको आवश्यकता होती है वो वहां से पैसे निकाल कर ले जाता है, बाद में उसको पे करता रहता है। तो उसी प्रकार से कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब ये होता है, हमारे पास गाँव के कुछ लोग ना मिलकर के खेती करेंगे, और जब ये लोग मिलकर के खेती करते हैं तो हो सकता है ना खेती का प्रोडक्शन बढ़ जाए। और एक और चीज होता है हमारे पास क्या, कि लाभ बढ़ जाता है, इनका जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ जाता है। यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब ये होता है हमारे पास कि एक तरह से शेयर्ड फार्मिंग है ये, शेयर्ड फार्मिंग यानी साझी खेती, साझी खेती कि मिलजुल कर काम करना, साझी खेती, ठीक है। साझी खेती कि गांव के सभी लोग ना एक खेत में मिलकर काम करेंगे, और उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा उसको आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो उस समय जब इनसे कहा गया विनोबा भावे से कि भैया ऐसा है तो आप हमें कुछ जमीन दान में दे दो पोचमपल्ली गांव के अंदर, तो विनोबा भावे ने कहा कि ठीक है मैं आप लेके ऐसा तो करूंगा, बट आपको क्या करना है, तो आपको ये करना है कि आप हमसे वादा कीजिए कि आप लोग कौन सी खेती करोगे, शेयर फार्मिंग करोगे, यानी कि आप करोगे सहकारी खेती, ठीक है। और उसके पश्चात कुछ ऐसा ही होता है कि यहाँ पर ना आपके एक व्यक्ति है जिनका नाम है रेड्डी, नाम क्या था इनका, एक से नेक्स्ट बता देता हूँ मैं, जो इनके नाम है आपका, वो नाम है अच्छा रामचंद्र रेड्डी। तो रामचंद्र रेड्डी ने ना इनके लिए क्या किया, तो उस समय फिर बाद में जब कहानी आगे बढ़ती है तो रामचंद्र रेड्डी ने क्या किया है, तो इनको ना 80 एकड़ की जमीन दान में दे दी, और इस दान को कहा गया भूदान, कहा गया, क्या कहा गया, भूदान। और उसी समय ना, और यहाँ पर तो कुछ जो जमींदार थे ना, कुछ जमींदार तो ऐसे थे जिन्होंने कई गांवों को भी दान पे दे दिया, जिसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं भूदान। और जब गांव को दान में दे दिया जाता है गांवों को, तो उसे हम कहते हैं ग्राम दान कहते हैं। और ये जो पूरा क्रांति था ना, इस क्रांति को आचार्य विनोबा भावे ने क्या नाम दिया, तो इसको नाम दिया है रक्तहीन क्रांति। रक्तहीन क्रांति समझा है। तो अगर आपसे पूछा है रक्तहीन क्रांति क्या है, तो हम कहेंगे कि किसानों के लिए विनोबा भावे जी के द्वारा जो स्कीम चलाई गई थी कि भाई जिन किसानों के पास कोई खेती नहीं है, जिन किसानों के पास कोई खेत नहीं है, उनको जमीन दान में देना, ये कहलाती है आपकी रक्तहीन क्रांति, यानी कि ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ठीक है भाई। तो ये है, ये आपका एक क्वेश्चन था आपके पास। अच्छा एक क्वेश्चन और आपका आ जाता है इसके अंदर, वो आपसे पूछ सकता है क्या, अच्छा देखो आपके पास ना दो तरह की क्रांति की बात चले तो दो तरह की क्रांति है आपके पास। एक होता है आपका हरित क्रांति, अगर आपसे हरित क्रांति के बारे में पूछता है क्वेश्चन के अंदर, हरित क्रांति क्या है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो कई बार हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। ये ना 1960s में, 1970 के दशक में, यानी कि जो 1960 का जो डिकेड्स था उस समय चलाई गई एक योजना थी, जिसका देखो हरित का मतलब होता है फसल, हरित का मतलब होता है फसल यानी क्रॉप, ग्रीन का मतलब होता है फसल यानी कि क्रॉप, और क्रांति यानी कि रेवोल्यूशन का मतलब होता है वृद्धि। यानी कि कुल मिला के आप समझ सकते हो कि हरित क्रांति का मतलब था कि उन सारे प्रोसेस के द्वारा, उन सारी प्रक्रिया के द्वारा, या उन सारी विधियों के द्वारा, उन सारे मेथड्स के द्वारा कुछ भी चीज करो, पर आपको क्या करना है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि करनी है। यानी बेसिकली इसके अंदर क्या कहा जाता है, आपको आधुनिक बीज, हायर यील्ड वैरायटी बीज, अच्छी खाद, रासायनिक खादों का उपयोग करके कुछ भी करके आपको क्या करना है, फसलों का उत्पादन वृद्धि करना है। तो अगर आपसे पूछा हरित क्रांति क्या है, तो हम कहेंगे हरित क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके अंदर क्या किया जाता था, जिसके अंदर किसानों को कहा जाता है कि आप अच्छी बीजें, आधुनिक मशीन, आधुनिक औजार, मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, फसलों के उत्पादन में वृद्धि करनी है, ठीक है। ये हरित क्रांति थी, ठीक है। और चलाई कब गई थी, 1960 के दशक में। और इसके
कौन चलाया था ये, तो वो है आपके एम एस स्वामीनाथन ने। किसने? एम एस स्वामीनाथन ने, ठीक है। और इससे अगर क्या लाभ हुआ, तो इससे अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं भारत जो था ना वो खाने के मामले में यानी कि जो ग्रेनेज मामले में अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर बन गया, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंस बन गया, ठीक है। बट याद रखना, हरित क्रांति में हमेशा क्या कहा गया? हरित क्रांति में कहा गया है कि आपको कुछ भी करके, चाहे आप रासायनिक खादों का प्रयोग करो यानी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो, चाहे आप इस्तेमाल करो आधुनिक बीजों का, यानी कुल मिला के ना ये जो मेथड है ना एक तरह से महंगी विधि है। क्या है? महंगी विधि है। तो इसको ना ज्यादा किसान लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो गरीब किसान है वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे। तो अगर आपसे पूछे ना कि हरित क्रांति की कमी क्या थी, तो आप ये कह सकते हो कि एक महंगी प्रणाली है, एक तरह से महंगा प्रोसीजर है जिससे गरीब किसान जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और आप एक और चीज कह सकते हो इसके अंदर, क्या हरित क्रांति के अंदर, कि ना इसके अंदर देखो आप रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी ना हरित क्रांति की कमी ये भी है कि इसके अंदर रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है, तो जिससे हम ये बात कह सकते हैं क्या कि ना इसके अंदर होता क्या है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि आप सबको पता है बात कि रासायनिक खाद यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, वो उत्पादन तो करते हैं, प्रोडक्शन तो करते हैं, बट उनसे हेल्दी फसलें नहीं मिलती, और साथ ही साथ ना उनसे जो एनवायरनमेंट को नुकसान भी बहुत ज्यादा पहुंचता है। तो आप इसके नुकसान बता सकते हो, ठीक है। और मेनली इसका उपयोग करके कौन कौन सी फसलें उगाई गई थी, तो चावल, गेहूं, इन पर ज्यादा धन दिया गया था, ठीक है। अच्छा, आपसे अगर एक चीज और पूछे कि श्वेत क्रांति के संबंधित है, तो श्वेत क्रांति यानी कि जो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन है ना, व्हाइट रेवोल्यूशन, ये रिलेटेड है किससे, तो ये रिलेटेड है आपके किससे, तो ये है हमारे पास दूध से, दूध उत्पादन से, ठीक है। यानी कि और इसके कौन थे आपके, वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक और टॉपिक जो था हमारे पास, जो लास्ट टॉपिक होता है मिलने बस वही हमारे पास, जिसमें हम कहते हैं क्या कि वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर पर आखिर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो ध्यान समझना इस चीज को भी, कुछ नहीं ज्यादा, मैंने कहा ना ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको सिंपल चीज फोकस करनी है। तो अगर हमसे कहता है कि ग्लोबलाइजेशन का वैश्वीकरण पे क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो सबसे पहले आप ग्लोबलाइजेशन को समझो। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है, यानी वैश्वीकरण का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं क्या कि कनेक्ट करना डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ दी वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी सिंपल सी बात कहें तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका वैश्वीकरण कहलाता है। देखो हमारे देश में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई है, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत कब हुई है, तो 1991 के अंदर। वैश्वीकरण का मतलब आप ये भी समझ सकते हो ना कि मतलब इसका मतलब ये भी है कि बाहरी कंपनी को बोलना कि भैया आइए और आकर के हमारे देश में कंपनी लगाइए, आइए आकर के हमारे देश से व्यापार कीजिए, ट्रेड कीजिए, ठीक है भाई। हाँ, तो अगर आपसे कहता है कि वैश्वीकरण का कृषि पे क्या प्रभाव पड़ा, तो पहली बात तो भाई वैश्वीकरण के होने से ना जब बाहरी कंपनी आने लग गई, व्यापार बढ़ा, तो कहीं ना कहीं पहला प्रभाव तो ये पड़ता है क्या कि कृषि जो थी ना, अब वो निर्वाह, मतलब जो आपका फार्मिंग था, कृषि जो था वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से चेंज होकर के सब्सिस्टेंस यानी कि निर्वाह खेती, आपको पता है निर्वाह खेती जो केवल खाने के लिए की जाती है, तो निर्वाह खेती से बदल कर किसमें चली गई, वाणिज्यिक खेती में कन्वर्ट हो गई। यानी कि वाणिज्यिक खेती का होता है कॉमर्शियल फार्मिंग में, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। यानी कि पहला इफेक्ट तो ये पड़ा कि लोगों ने, किसानों ने सोचा कि भाई बाहरी कंपनी आ रही है, प्रतियोगिता बढ़ रहा है ना, तो एक काम करते हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो सब लोगों ने ना, पहले लोग क्या करते थे, खेती करते थे केवल अपने जीवन यापन करने के लिए, निर्वाह करने के लिए, बट अब उन्होंने कौन सी खेती करना चालू कर दिया, वाणिज्यिक कृषि यानी कॉमर्शियल फार्मिंग करना चालू कर दिया, जिसका उद्देश्य होता है बाजार में बेच करके लाभ कमाना। तो पहला ये काम था। दूसरा अगर मैं बताएं तो इससे कहना कि क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, यानी कि प्रतियोगिता बढ़ी, यानी कि जो कंपटीशन था आपका, कंपटीशन वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब बाहर के आप देखोगे ना, तो बाहर के कई सारे कंपनियां बेहतर आने लग गई, ठीक है। जैसे कि और इनसे एक और चीज फायदा पता है क्या हुआ किसानों को, कहीं ना कहीं इससे किसानों को ये फायदा हुआ कि ना इनको ना एक मार्केट मिल गया ऐसा जो इनसे ना कच्चा माल खरीद सकता था। बाहरी कंपनियां आती हैं, वो मान के जो लेज बनाएगी, चिप्स बनाएगी, कुछ भी बनाएगी, तो किसानों से रॉ मटेरियल तो खरीदेगी ना, तो एक तरह से कहीं ना कहीं इनको फायदा हुआ किसानों को। तो आप ये ऐसा चीजें कह सकते हो,
ठीक है। तो ये सारे कुछ फायदे हुए थे कृषि के अंदर। और एक और चीज था, अगर हम बात करें कृषि के लिए, तो कहीं ना कहीं ना किसानों की आय में वृद्धि हुई, किसानों की आय में वृद्धि हुई, यानी कि जो इनकम ऑफ द फार्मर था ये आपका इंक्रीज देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे आपके पास। अच्छा, अब एक और टॉपिक होता है हमारे पास, जो है आपके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग, बता देता हूं मैं। तो जो क्लास टॉपिक है आपके पास वो होता है हमारे पास क्या, कि आखिर ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि अगर हम बात करें तो जैविक कृषि क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपसे बोलता है कि जैविक कृषि क्या है, तो हम कहेंगे भाई कि ऐसी कृषि या ऐसी फार्मिंग या एग्रीकल्चर का एक ऐसा मेथड जिसमें मुख्य रूप से जैविक तत्वों की सहायता से खेती की जाती है। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है क्या, कि हम कहेंगे दैट काइंड ऑफ फार्मिंग इन विच वी, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच फार्मिंग प्रैक्टिसाइज्ड with the help of ऑर्गेनिक मैटर। तो आप ये कह सकते हो क्या, कि जैविक कृषि क्या होती है। तो एक ऐसी कृषि इसके अंदर हम क्या करते हैं, आमतौर पे ना खेती किन चीजों का प्रयोग करके करते हैं, जैविक चीजों का प्रयोग करके, यानी कि ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग करके। जैसे गोबर, गाय का गोबर हो गया, छिलके पे आपका इस्तेमाल करना, सब्जियों के छिलके का इस्तेमाल करना, खाद में रासायनिक खादों का प्रयोग ना करना बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रयोग करना। ठीक है, और इससे जो फसलें होती है ना, वो कहीं ना कहीं क्या होती हैं आपकी, इससे जो फसलें उत्पन्न होती है वो हेल्दी होती हैं और ये इको फ्रेंडली भी होती है, उससे हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। तो बेसिकली आपका यही सारा जो चीज था ना, कंटेंट था, ये आपका इस चैप्टर के अंदर आता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी। ठीक है, वीडियो अगर समझ आ गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।